Hello students, my name is Professor Taval Desani, Assistant Professor at Silor Rock University. Today we are going to start our new chapter. The name is Force and Motion. It is your second unit in your subject Fundamentals of Physics. Let me see. So students, फोर्स एंड मोशन। हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे कि फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है, और इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे आसपास हमारे डे टू डे लाइफ में हम कई सारी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो मोशन करती है। पर अगर आप ध्यान से उसको देखो तो आपको यह समझ में आएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है क्योंकि उस पर किसी ना किसी तरह का तो कोई फोर्स लग ही रहा होगा। ओके। तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फोर्स और उसके कारण हो रही मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे मोशन की और फोर्स की तो सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। जैसा कि आप सबको पता है, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के हमारे पास तीन लॉस होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इनर्शिया? Inertia is a tendency of object. Every object remain in state of rest or continue its motion until it compelled by some external force. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। पर कब तक? जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाए, और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो अपने रेस्ट की स्टेट में रहेगी, और जो मोशन में है वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगी। जब तक हम बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे तो ही उसकी स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज वो स्टेट चेंज नहीं होगी। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी स्टेट कभी भी चेंज नहीं होगी। इट इज अ इटर्नल ट्रूथ। ओके। तो इसी कारण जो भी ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में देखती है वो रेस्ट में क्यों है? क्योंकि उस पे लग रहा है टोटल फोर्स जीरो है, मतलब कोई भी बाहरी फोर्स उस पे नहीं लग रहा है। और अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट मोशन में दिख रही है तो इसका साफ मतलब है उस पे कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट कभी भी मोशन में नहीं आएगी। डन। तो ये हमारा न्यूटन का क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद हम बात करते हैं जनरली कितने तरह के फोर्स होते हैं हमारे आसपास। तो हमारे आसपास जो भी फोर्स लगते हैं उसके बेसिक चार फोर्स है, फोर फंडामेंटल फोर्स। अभी वो फोर फंडामेंटल फोर्स क्या क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार हमारे फंडामेंटल फोर्सेस है जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी हम सबको पता है, व्हाट इज ग्रेविटी। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस कहाँ आती है? सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे। क्यों? क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कोई भी छोटी ऑब्जेक्ट है उसको बड़ी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचती है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ इज अ वेरी मैसिव, वो काफी बड़ी ऑब्जेक्ट हुई। और जो भी चीज हम ऊपर उछालते हैं वो अर्थ के कंपेयर में तो काफी छोटी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो मैटर या दो पदार्थ की बात करें तो जो भी बड़ा पदार्थ है वो अपने से छोटे पदार्थ को क्या करेगा? अपनी ओर खींचता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स यूनिवर्स में हर जगह पे लगता है। अर्थ पे देखो, अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस आती है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी स्ट्रांग है। वैसे ही प्लेनेट्स, स्टार्स, आवर सोलर सिस्टम, ये सब आप देखोगे वो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं क्योंकि एक दूसरे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। और इसी फोर्स के कारण ये पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। तो इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में कहीं भी जाओ, कम या ज्यादा पर थोड़े बहुत प्रमाण में लगता तो है ही। ओके। देन सेकंड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? तो सिंपल मैं आपको बताऊं तो आपको ये पता होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, मतलब उसमें से अगर करंट पास करोगे तो वो अपने आसपास क्या जनरेट करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने फिगर में देखा बैटरी के साथ हमने एक स्क्रू कनेक्ट किया है और उसमें से करंट पास किया।
तो करंट पास करने के कारण स्क्रू के आसपास क्या जनरेट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण। इसी कारण इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये हमारा सेकंड फोर्स है जो जनरली हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है। थर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स क्या लगता है, ये लगता है एटम्स के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में। एटम आपको सबको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनी होती है एटम से, उसका बेस पार्टिकल एटम है। एटम के अंदर जो एटम का सेंटर है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट में बचा क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, तो एटम्स के अंदर के प्रोटॉन और एटम के और उसके आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में लगता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार बेसिक फंडामेंटल फोर्स है जो हमारे आसपास हमें डेली डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं, जिसका हम किसी ना किसी तरह से एक्सपीरियंस भी करते हैं। देन द नेक्स्ट क्वांटिटी इज मोमेंटम। मोशन की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोला जाता है उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। अगेन ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना कोई ना कोई मास तो होगा ही, और अगर उस ऑब्जेक्ट को हम वेलोसिटी भी दे, मतलब उसको मोशन भी कराए, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उसका मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। ओके, मोमेंटम के लिए एक बात याद रखना, जितना मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ज्यादा उतना ही मोमेंटम ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दूं, सपोज मेरे पास एक एक छोटी सी कार है और एक बड़ा सा ट्रक है। अगर मुझे उन दोनों को धक्का दे के मोशन में लाना है सेम स्पीड से, मतलब मान लो दोनों की स्पीड होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड, उसी स्पीड से दोनों को मोशन कराना है धक्का दे के, तो आपको पता है कि आपको फोर्स कहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा, ट्रक में, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वहां पे ज्यादा होगा, मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसीलिए वहां पे फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसी बंदूक की गोली की, बुलेट, तो अगर मैं हाथ से किसी बुलेट को किसी की तरफ फेंकूं तो वो किसी को इंजर नहीं कर पाएगी। पर अगर वही बुलेट मैं गन के अंदर लोड करके फायर करूं तो सामने वाले को वो बहुत ज्यादा इंजर कर देगी। क्यों, बुलेट तो सेम ही है दोनों केस में, पर यहाँ पे फर्क है वेलोसिटी का। पहले केस में वेलोसिटी इतनी नहीं थी कि उनकी मोमेंटम ज्यादा हो सके, दूसरे केस में भी बुलेट वही है, पर अभी गन के अंदर लोड करके फायर करने से उसे वेलोसिटी मिली है, तो मतलब मोमेंटम बढ़ गई। तो जितनी मोमेंटम ज्यादा होगी उतना ही उसको चेंज करने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इट इज अ लॉ ऑफ, इट इज अ नोन एज अ मोमेंटम। और किसी भी सिस्टम में मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व होती है, मतलब कोई भी एक पूरा सिस्टम है, दो या ज्यादा ऑब्जेक्ट से बना सिस्टम, उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम भी सेम और फाइनल मोमेंटम भी सेम। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स ये है मोमेंटम की बात। ओके, तो ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में हमने बात किया। फर्स्ट लॉ इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, जो हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उस पर हम कोई फोर्स ना लगाए तब तक, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो अपना मोशन शुरू रखेगी। ओके, फिर उसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या है, मोमेंटम क्या है, वो सब हमने देखा। ओके, नाउ बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब क्या, इट इज अ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज आता है डीवी बाई डी टी, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो उसका जो एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। एफ इज इक्वल टू एम ए, आपने इक्वेशन भी देखा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। जितना एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब उतना ही फोर्स ज्यादा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ओके,
तो इट इज अ नोन एज अ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफ इज इक्वल टू एम ए उसका इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन। और अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम ऐसे कह सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ इज स्टेट दैट एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट। ओके, देन हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन की। अगर हमने एक्सेलरेशन की बात की, वेलोसिटी की बात की, डिस्प्लेसमेंट की बात की, ओके, तो इन सब के बारे में हमने बात की, तो मतलब उसका कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही। उन सब का जो एक रिलेशन है, जो इक्वेशन से दिया जाता है, उसे कहते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन, या तो उसको बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ द मोशंस। इक्वेशंस ऑफ द मोशन, जो इस तरह से आप देख सकते हैं। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, जहां पे v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन और t मतलब टाइम। ओके, ये इक्वेशन है जिसको बोला जाता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ द मोशन। ओके, फिर एक दूसरा इक्वेशन है, देखो, दूसरा है x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे अगेन a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे एक नया टर्म आया है x और x0। x इज अ डिस्प्लेसमेंट, x मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट, x0 मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनिशियल में क्या थी और फाइनल में क्या थी, इन दोनों के इन दोनों के डिफरेंस को बोला जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वेयर प्लस टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। अगेन यहाँ पे सारी टर्म्स आपको पता है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन और एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट इक्वेशन रहेगा एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो ये हमारे जो चार इक्वेशन है, इसी इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर द मोशन विच इज कांस्टेंट टू द एक्सेलरेशन। मतलब ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करती है वो ये सारे इक्वेशन में से कोई ना कोई इक्वेशन ओबे करती है, कोई ना कोई इक्वेशन फॉलो करती है। डन। तो ये है हमारे इक्वेशंस ऑफ द मोशन। और नाउ फाइनली वी आर डिस्कस अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही पॉपुलर लॉ है, जो जनरली हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, वो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी सिंगल फोर्स कभी नहीं लगता, फोर्स जो है वो हमेशा ही पेयर्स में लगते हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दे रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स मुझ पे लगा रही है। इट इज अ इटर्नल ट्रूथ। मतलब ये हमेशा ओबे होगा। कोई भी जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट में सिंगल फोर्स कभी भी नहीं लगता है, फोर्स हमेशा पेयर्स में ही लगते हैं। जितना फोर्स हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे, उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर लगाएगी। पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं एक्शन ऑफ फोर्स। एक तोप रखी हुई है, जैसे ही तोप को फायर किया, उसका एक्शन क्या हुआ, तोप, जितनी तेजी से तोप का गोला आगे जाएगा उतनी ही तेजी से तोप भी पीछे आएगी। मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों यहाँ पे लगा। आप देख सकते हैं, गोला आगे गया वो रिएक्शन है, तोप पीछे आई वो एक्शन है। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैंने बोला रेस्ट पे है, आप देख सकते हैं दूसरे फिग में मैंने बुक रखी है टेबल पे, तो टेबल के ऊपर जो बुक है वो बुक टेबल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी, उतना ही फोर्स टेबल भी बुक पे लगाएगा। मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, इसलिए बुक रेस्ट पे है। सिमिलर थर्ड में देखिए इक्विलिब्रियम, दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो वो स्टेट इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये बात जो है वो हमेशा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंगल फोर्स कभी भी नहीं लगेगा, फोर्स हमेशा ही किस में लगते हैं, पेयर्स में लगते हैं। तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर स्टेटमेंट पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दिस, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ओके, और लास्ट में जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब अगेन हम याद करें, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर जैसा मैंने बताया, कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट दैट कोलाइड विथ ईच अदर, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम।
मतलब वही बात, कोई भी सिस्टम, सिस्टम मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, उसका अगर हम नेट फोर्स अगर हम देखें, तो नेट फोर्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, वो इनिशियल केस में और फाइनल केस में हमेशा ही क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगी उस पूरी सिस्टम की, सेम होगी। और इसी को क्या बोला जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका इक्वेशन भी दिया है, एफ नेट इंटू डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम। फिर उसको दूसरे तरीके से भी लिखा है डेल्टा पी, डेल्टा पी, पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज मतलब पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा टोटल नेट फोर्स अगर जीरो हुआ, मतलब कोई भी अगर फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, वो भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। ओके। और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, जैसा मैंने बोला, हमेशा ही क्या होती है, सेम होती है, पी एफ इज इक्वल टू पी आई। तो स्टूडेंट्स, बस यही है कुछ बेसिक concepts of the force and motion. Okay, so thank you for the watching the video, and we will meet soon in the next video.